बैठक की मेज पर रखा मोबाइल फोन बार बार बज रहा था। मनोहर ने इधर उधर झांका, शायद उसके मालिक बाबू बिरजू सिंह गलती से मोबाइल फोन छोड़कर गांव में ही कहीं जा चुके थे। मनोहर ने दौड़कर मोबाइल फोन उठाया और कान से लगा लिया। उधर से रोबदार जनाजा आवाज आई। हेलो, मैं निमकी की माँ बोल रही हूँ। अपनी मालकिन की माँ का फोन पाकर मनोहर घबराते हुए बोला, जी मालिक घर से बाहर गए हुए हैं। अरे, तू उनका नौकर मनोहर बोल रहा है क्या? जी जी मालिक, ठीक है, तो मुझे तुझसे ही बात करनी है। कल निमकी बता रही थी कि तू जितना ख्याल भैंस का रखता है उतना ख्याल निमकी का नहीं रखता। क्या यह बात सच है? मनोहर और घबरा उठा। वह अपनी सफाई में बोला, नहीं नहीं मालकिन, यह झूठ है। मैं निमकी मालकिन का हर हुक्म मानता हूँ। ठीक है, आइंदा उनकी सेवा में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर मोबाइल फोन कट गया। मनोहर ने ठंडी सांस ली। उसका दिमाग दौड़ने लगा। फोन की आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही थी। निमकी मालकिन जब से इस घर में आई हैं तब से वे कई बार उसे बेवकूफ़ बना चुकी हैं। उसने ओट लेकर आंगन में झांका। निमकी मालकिन हाथ में मोबाइल फ़ोन लिए हंसी के मारे लोटपोट हो रही थीं। मनोहर सारा माजरा समझ गया। वह मुस्कुराता हुआ भैंस दूहने निकल पड़ा। निमकी बाबू बिरजू सिंह की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी के बारे में गांव के लोगों का कहना था कि बच्चा नहीं जनने के चलते बिरजू सिंह ने उन्हें मार पीट कर घर से निकाल दिया था। बाद में वे मर गई थी। निमकी पढ़ी लिखी खूबसूरत थी। वे इस बेमेल शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन माँ बाप की गरीबी और उनके आंसुओं ने उन्हें समझौता करने को मजबूर कर दिया था। शादी के कई महीनों तक निमकी बिल्कुल गुमसुम बनी रही। उनकी जिंदगी सोने के पिंजरे में कैद तोते की तरह हो गई थी। हालांकि बिरजू सिंह निमकी की हर सुख सुविधा का काफ़ी ध्यान रखते थे। इसके बावजूद उम्र का फासला निमकी को खुलने नहीं दे रहा था। मनोहर घर का नौकर था। हम उम्र मनोहर से बतियाने में निमकी को अच्छा लगता था। समय गुजरने के साथ साथ निमकी का जख्म भरता गया और वे खुलकर मनोहर से हंसी ठिठोली करने लगी। उस दिन बिरजू सिंह गांव की पंचायत में गए हुए थे। निमकी गपशप के मूड में थी, सो उन्होंने मनोहर को अंदर बुला लिया। निमकी मनोहर की आंखों में आंखें डालकर बोली, अच्छा बता, उस दिन मोबाइल फोन पर मेरी माँ से क्या बातें हुई थी? मनोहर मन ही मन मुस्कुराया, फिर अनजान बनते हुए कहने लगा, कह रही थी कि मैं आपका जरा भी ख्याल नहीं रखता। हाँ हाँ, मेरी माँ ठीक ही कह रही थी। मेरे सामने तुम शर्माए से खड़े रहते हो। तुम ही बताओ, मैं किससे बातें करूं? बाबू बिरजू सिंह की मूछें और लाल आंखें देखकर मैं डर जाती हूँ। उनकी कदकाठी देखकर मुझे अपने काका की याद आने लगती है। एक तुम ही तो हो जो मुझे हमदर्द लगते हो। इस बेमेल शादी पर गांव वाले तो थू थू करते ही थे। खुद मनोहर को भी नहीं सुहाया था, पर उसकी हैसियत हमदर्दी जताने की नहीं थी, सो वह चुपचाप निमकी की बात सुनता रहा। मनोहर को चुप देखकर निमकी बोल पड़ी, मनोहर, तुम्हारी शादी के लिए मैंने अपने मायके में 60 साल की खूबसूरत और पसंद की है। 60 साल कहते हुए मनोहर की आंखें चौड़ी हो गई। इसमें क्या हर्ज है? जब मेरी शादी 60 साल के मर्द के साथ हो सकती है तो तुम्हारी क्यों नहीं? मालकिन, शादी बराबर की उम्र वालों के बीच ही अच्छी लगती है। तो तुमने अपने मालिक को समझाया क्यों नहीं? उन्होंने एक लड़की की खुशहाल जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? कहते हुए निमकी की आंखें आंसुओं से भर आई। समय बीतता गया। निमकी की शादी के 5 साल गुजर गए। फिर भी आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गुज पाई। निमकी ओझा गुनी संत महात्मा सबको दिखा गए, लेकिन नतीजा से रहा गांव समाज में निमकी को बाँझ कहा जाने लगा। निमकी मालकिन दिलेर थी। उन्हें ओझा गुनी के यहाँ चक्कर लगाना अच्छा नहीं लग रहा था।
उन्होंने शहर के बड़े डॉक्टर से अपने पति और खुद का चेकअप कराने की ठानी। शहर के माहिर डॉक्टर ने दोनों के नमूने जांच लिए और बोला, देखिए बिरजू सिंह, 10 दिन बाद निमकी की एक और जांच होगी, फिर सारी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। देखते देखते 10 दिन गुजर गए। उन दिनों गेहूं की कटाई जोरों पर थी। आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। 100 किसानों में गेहूं समेटने की होड़ सी लगी थी। बाबू बिरजू सिंह को भी दम मारने की फुर्सत नहीं थी। वे दोबारा निमकी को चेकअप कराने में आनाकानी करने लगे, लेकिन निमकी का जिद के आगे उनकी एक न चली। आखिर में मनोहर को साथ लेकर जाने की बात तय हो गई। दूसरे दिन निमकी मनोहर को साथ लेकर सुबह वाली बस से डॉक्टर के यहाँ चल पड़ी। उस दिन डॉक्टर के यहाँ ज़्यादा भीड़ थी। निमकी का नंबर आने पर डॉक्टर ने चेकअप किया, फिर रिपोर्ट देते हुए बोला, मैडम आप बिल्कुल ठीक है, फिर भी आप मां नहीं बन सकती, क्योंकि आपके पति की सारी रिपोर्ट ठीक नहीं है। आपके पति की उम्र काफ़ी हो चुकी है, इसीलिए उन्हें दवा से नहीं ठीक किया जा सकता है। निमकी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। डॉक्टर उनकी हालत को समझते हुए बोला, घबराइए मत, विज्ञान काफ़ी तरक्की कर चुका है, आप चाहे तो और भी रास्ते हैं। निमकी डॉक्टर के चैम्बर से थके पैर निकली। बाहर मनोहर उनका इंतजार कर रहा था। वह निमकी को सहारा देते हुए बोला, मालकिन सब ठीक ठाक तो है? मनोहर, मुझे कुछ चक्कर सा आ रहा है, शाम हो चुकी है, चलो किसी रेस्ट हाउस में रुक जाते हैं, कल सुबह वाली बस से गांव चलेंगे। ऑटो रिक्शा में बैठते हुए मनोहर अब बोला, मालकिन गांव से होकर निकलने वाली एक बस का समय होने वाला है, उससे हम लोग निकल चलते हैं। हम लोगों के आज ही नहीं पहुंचने पर कहीं मालिक नाराज न हो जाए। भाड़ में जाए तुम्हारा मालिक, उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। निमकी बिफर उठी। ऑटो रिक्शा एक रेस्ट हाउस में रुका। निमकी ने 2 बेड वाला कमरा बुक कराया और कमरे में जाकर निढाल पड़ गई। उनके दिमाग में विचारों का पहिया घूमने लगा। मेरे पति ने अपनी पहली पत्नी को बच्चा नहीं जनने के कारण ही घर से निकाला था, लेकिन खोटे मेरे पति में है, यह कोई नहीं जान पाया। अगर इस बात को मैंने उजागर किया तो यह समाज मुझे बेहया कहने लगेगा। हो सकता है कि मेरा भी वही हाल हो जो पहली पत्नी का हुआ था। निमकी के दिमाग के एक कोने से आवाज़ आई, डॉक्टर ने बताया है कि बच्चा पाने के और भी वैज्ञानिक रास्ते हैं, लेकिन दिमाग के दूसरे कोने ने इस सलाह को काट दिया। क्या बिरजू सिंह अपनी झूठी शान के चलते ऐसा करने देंगे? सवाल जवाब की चल रही थी कि इस आंधी में अपने को बेबस पाकर निमकी सुबकने लगी। मनोहर को भी नींद नहीं आ रही थी। मालकिन के सुबकने से उसके होश उड़ गए। वह पास आकर बोला, मालकिन आप रो क्यों रही हैं? क्या आपको कुछ हो रहा है? निमकी का सुबकना बंद हो गया। उन्होंने जैसे फैसला कर लिया था। वे मनोहर का हाथ पकड़कर बोली, मनोहर, जो काम बाबू बिरजू सिंह 5 साल में नहीं कर पाए, वह काम तुझे करना है। बोलो, मेरा साथ दोगे? मनोहर निमकी की बातों का मतलब समझे बिना ही फटाक से बोल पड़ा, मालकिन, मैं तो आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। निमकी मालकिन मनोहर के गले लग गईं। उनकी बदन तवे की तरह जल रहा था। मनोहर हैरान रह गया। वह निमकी से अलग होता हुआ बोला, नहीं मालकिन, यह मुझसे नहीं होगा। मनोहर, डॉक्टर का कहना है कि तुम्हारे मालिक में वह ताकत नहीं है जिससे मैं माँ बन सकूं। मैं तुमसे बच्चा पाना चाहती हूँ। नहीं, यह नमक हरामी होगी। मनोहर, यह वक्त नमक हरामी या नमक हलाली का नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है और वह तुम हो। सोच लो, अगर मैंने देहरी से पैर बाहर रखा तो तुम्हारे मालिक की मूछें नीची हो जाएगी। कहते हुए निमकी ने मनोहर को अपनी बाहों में समेट लिया। कोमल बदन की छुअन ने मनोहर को मदहोश बना डाला। उसने निमकी को अपनी बाहों में ऐसा जकड़ा कि उनकी मुंह से आह निकल पड़ी।
घर आने के बाद भी लुका छुपी का कर यह सिलसिला चलता रहा। आखिरकार निमकी ने वह मंजिल पा ली जिसकी उन्हें दरकार थी। गोद भराई रस्म के दिन बाबू बिरजू सिंह चहकते फिरते रहते थे। निमकी दिल से मनोहर की आभारी थी जिससे ने एक उजड़ते घर को बचा लिया था। दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करें।